डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के आदर्श राज्य की चर्चा करते हैं। साथियों, प्लेटो का आदर्श राज्य जो है वो प्लेटो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस स्वप्नीय राज्य को के सिद्धांत को प्लेटो सिद्ध करने के लिए अन्य सिद्धांत देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य जो है उसकी आधारशिला उसका न्याय का सिद्धांत है और शिक्षा और साम्यवाद ये दो स्तंभ हैं जिन पर प्लेटो का आदर्श राज्य टिका हुआ है। नेटलशिप कहते हैं कि रिपब्लिक में प्लेटो अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श स्वरूप प्रदान कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लेटो के कुछ आधारभूत बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए और वो ये हैं कि जैसे प्लेटो कहता है कि व्यक्ति और राज्य ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। राज्य जो है वो व्यक्ति का एक बृहत रूप है। जो चीजें राज्य में छोटी, जो चीजें व्यक्ति में सूक्ष्म होंगी वो राज्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। प्लेटो लिखता है, प्लेटो अपनी रिपब्लिक में लिखते हैं कि राज्य कोई ईंट पत्थर या चट्टानों पेड़ पौधों से नहीं बना होता, राज्य उसके नागरिकों से बना होता है। इसलिए नागरिक ही राज्य हैं और राज्य ही नागरिक हैं। इस प्रकार प्लेटो अपने नागरिक और राज्य में एक रूपता प्रदान करते हैं। जब दोनों में इतनी एक रूपता है तो दोनों के हित अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों के हितों में टकराव नहीं हो सकता। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छे राज्य में ही अच्छे नागरिक निवास करेंगे और अच्छे नागरिकों से ही एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लेटो के जो आदर्श राज्य है उसकी उत्पत्ति के विकास क्रम को देखते हैं। साथियों, प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण उसके नागरिकों की आवश्यकताओं के हिसाब से होता है। देखो भाई, सबसे पहली आवश्यकता होती है व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता और इस आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्लेटो कहते हैं कि समाज का एक वर्ग, कुछ लोग जिनमें उत्पादन की क्षमता होती है, जिसमें इच्छाएं होती है, वो लोग उत्पादन करते हैं। ऐसे प्रोडक्टिव जो कम्युनिटी है वो राज्य के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होती है। तो प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और सभी व्यक्ति एक ना एक कारण से एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। वो हम कहते हैं ना कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है और इसी वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो प्लेटो भी यही मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और सबको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है और इसी सहयोग के कारण समाज में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होता है जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग कहते हैं। ये उत्पादक वर्ग खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करता है और साथ में साथ जो अन्य वर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए भी उत्पादन करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं की तरफ बढ़ता है और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जनसंख्या की जरूरत पड़ती है, एक बहुसंख्यक लोगों की जरूरत पड़ती है और उन बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक भूभाग की जरूरत पड़ती है और उस भूभाग की सुरक्षा के लिए एक नए वर्ग का निर्माण होता है, नए वर्ग की आवश्यकता होती है और उस वर्ग को सैनिक वर्ग कहते हैं। इस भूभाग की रक्षा के लिए एक वर्ग की आवश्यकता होती है। जिन लोगों में साहस की प्रधानता होती है वो लोग अपने राज्य का रक्षा करते हैं और ऐसे करके एक नए वर्ग का उत्पादन हो जाता है, वो है सैनिक वर्ग। प्लेटो कहते हैं कि सैनिकों का काम होता है अपने भूभाग और अपने नागरिकों की शत्रु से रक्षा करना और आंतरिक व्यवस्थाएं बनाए रखना। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार राज्य में एक नए वर्ग, सैनिक वर्ग का उदय हो जाता है और ये राज्य निर्माण का एक सेकंड चरण है।
अंतिम चरण के रूप में प्लेटो कहते हैं कि सैनिकों के अंदर साहस और विवेक दोनों चीजें होती हैं, परंतु इस वर्ग में भी जिसके पास विवेक की मात्रा अधिक होती है, जिन लोगों में विवेक की मात्रा अधिक होती है, जिनकी आत्मा में विवेक तत्व अधिक होता है, वो लोग शासक का काम करते हैं, अर्थात वो सैनिक और उत्पादक दोनों ही वर्गों के कल्याण के लिए काम करते हैं। और इस प्रकार से समाज में एक बौद्धिक वर्ग जिसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, वह शासक वर्ग के रूप में सामने आता है, और यही शासक वर्ग दार्शनिक राजा कहलाता है। इस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य के निर्माण के 3 चरण बताते हैं। पहले चरण में प्लेटो कहते हैं कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है, और उस राज्य की रक्षा के लिए सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, और इन दोनों वर्गों पर नियंत्रण रखने के लिए या इनके कल्याण के लिए एक अलग वर्ग का निर्माण होता है जिसे शासक वर्ग कहते हैं, जिसमें बुद्धि की प्रधानता होती है। इस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण प्रस्तुत करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे, एक उत्पादक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, एक शासक वर्ग होगा। तीनों ही वर्गों के लिए कार्य निर्धारित कर दिए जाएंगे। जैसे उत्पादक वर्ग के लिए जो कार्य है वो है उत्पादन करना, स्वयं के लिए और अन्य 2 वर्गों के लिए उत्पादन करना। इसमें तुम्हारे कृषक हैं, श्रमिक हैं, शिल्पकार हैं, व्यापारी वर्ग है, ये सारे लोग जो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं वो उत्पादक वर्ग में आ जाते हैं। दूसरा वर्ग होता है सैनिक वर्ग। उस सैनिक वर्ग में वो लोग आते हैं जो देश की रक्षा सुरक्षा का काम करते हैं, जिसमें साहस की प्रधानता होती है। और अंत में जो शासक वर्ग है उसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, जो दोनों से सर्वोच्च है। अब बात आती है कि प्लेटो कहते हैं कि ये तीनों ही वर्ग अपने अपने कार्यों को संतुष्टिपूर्ण करें, अपने अपने कार्यों को बिना हस्तक्षेप के करें, और इस कार्य विभाजन का जो उद्देश्य है वो है कि धीरे धीरे करके इन लोगों में कार्य विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। और ये कार्य विभाजन, ये कार्य विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन जो है वो राज्य के विकास में बहुत ही सहायक साबित होता है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी आधारशिला है न्याय। न्याय का मीन्स प्लेटो ने कोई कानूनी न्याय नहीं बताया है। न्याय का मतलब जो है प्लेटो के अकॉर्डिंग वो ये है कि जिस प्रकार व्यक्ति में तीनों गुण बैलेंस में होने चाहिए, उसी प्रकार राज्य के अंदर भी तीनों वर्गों में बैलेंस होना चाहिए। ये तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें और अपने अपने कार्यों को विशेषज्ञता से करते रहे। ये जो व्यक्तिगत न्याय है यही आगे चल के सामाजिक न्याय या फिर राज्य का न्याय कहलाता है, जो कि आदर्श राज्य का आधारशिला है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य की जो स्तंभ है वो है शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो एक ऐसी चीज है कि शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति शासक है, सैनिक है या फिर एक मजदूर, यदि वो शिक्षित होगा तो वो अपने राज्य के कल्याण में एक बेहतर कार्य कर पाएगा। इस प्रकार प्लेटो अपने पूरे राज्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को समान दर्जा दिया गया है। इसके बाद प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जो आधार स्तंभ है दूसरा, वो है साम्यवाद। प्लेटो कहते हैं कि साम्यवादी जो व्यवस्था है वो केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होगी, जिसमें सैनिक और शासक वर्ग शामिल हैं, क्योंकि ये सैनिक और शासक वर्ग जो हैं इनका काम है देश की रक्षा करना, राज्य का संचालन करना। इन दोनों पर साम्यवाद लागू होगा। यदि ये लोग परिवार और संपत्ति रखेंगे तो इनमें इच्छाएं पैदा होंगी और ये इच्छाएं इनको पथ भ्रष्ट कर देंगी। इस प्रकार प्लेटो शिक्षा और साम्यवाद से अपने आदर्श राज्य की आधारशिला स्पष्ट कर वो आधारशिला रखते हैं, जिससे कि वो राज्य कल्याणकारी राज्य सिद्ध हो सके। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की जो पूरी बागडोर है, जो पूरा सिस्टम का, जो पूरा तंत्र का जो नियंत्रण है, वो आदर्श दार्शनिक राजा के हाथों में देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि या तो शासक को दार्शनिक होना चाहिए या फिर दार्शनिक को शासक, क्योंकि जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी उसमें प्रेम की भी प्रधानता होगी, और जो व्यक्ति अपने राज्य के नागरिकों से प्रेम करेगा वह व्यक्ति राज्य का सर्वोच्च कल्याण कर सकता है। इस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य को
दार्शनिक शासक के हाथों में सौंप देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति जिसका ना कोई परिवार है, ना कोई संपत्ति है और जिसको ज्ञान है और जिसके दिल में प्रेम है, ये राज्य का सर्वोच्च कल्याण कर सकता है। अब साथियों, हम आगे देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में अच्छी अच्छी बातें बहुत हैं, क्योंकि खुद प्लेटो भी जानता था कि आदर्श राज्य जो है वो धरती पर नहीं दिखाई दे सकता, परंतु उन्होंने अपने आदर्श राज्य को आदर्श बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अब हम इसकी आलोचना की बात करते हैं तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य वो एक स्वप्न लोकी संसार में दिखाई देता है। वास्तविक धरातल पर ऐसा कभी ना कोई राज्य दिखाई दिया है और ना ही दिखाई दे सकता है। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं हम कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में जो उत्पादक वर्ग है उसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उत्पादक वर्ग को सैनिक कार्यों या शासन के कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। अच्छा, आगे अगली आलोचना देखते हैं कि प्लेटो अपने राज्य की सारी शक्ति जो है वो दार्शनिक राजा के हाथ में सौंप देता है, और जिस व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होगी उसमें निरंकुशता आना स्वाभाविक सी बात है। अगली आलोचना में हम देखते हैं कि प्लेटो कानून की उपेक्षा करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक शासक जो है वो बुद्धिमान है और बुद्धि जो है वो सबसे बड़ा कानून है। तो इस प्रकार से प्लेटो जो वर्तमान जो कानून की व्यवस्था है, ऐसी कानून व्यवस्था ना करके व्यक्ति की बुद्धि पर विश्वास करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्लेटो कार्य विशिष्टीकरण पर बल देते हैं, जो कि एक अनुचित व्यवस्था है, क्योंकि यदि कार्य विशिष्टीकरण को इतना महत्व दिया जाएगा तो एक मजदूर का बच्चा जो है वो मजदूरी बना रहेगा, एक सैनिक का सैनिक बना रहेगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें विशेषज्ञता आती जाएगी और वो वही काम करेगा। यही व्यवस्था आज हमारे देश की जाति व्यवस्था में बदली हुई दिखाई दे रही है, जो कि जन्म के आधार पर स्थापित हो चुकी है। निसंदेह प्रारंभ में भारतीय जो समाज की जातीय व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, परंतु धीरे धीरे करके वो जन्म आधारित हो गई, क्योंकि बच्चा जब बचपन से ही कोई अपने माँ बाप को कोई काम करते हुए देखता है तो वो उस काम को सीख जाता है और उसमें स्वाभाविक सी विशेषज्ञता आ जाती है, और फिर धीरे धीरे वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक वही वर्ग बन के रह जाता है। इसी प्रकार प्लेटो भी अपने आदर्श राज्य में ऐसी ही एक व्यवस्था करते हैं। अगली आलोचना में हम इसके देखते हैं कि शासन के लिए आवश्यक तत्व और भी होते हैं जिनकी प्लेटो उपेक्षा करते हैं। व्यक्ति और राज्य की समानता पर अत्यधिक बल देते हैं प्लेटो। प्लेटो की इन विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भी हम प्लेटो के आदर्श राज्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, आने वाले समय के लिए उन्होंने एक मैसेज छोड़ दिया है कि सत्य, अच्छाई, बुद्धि, प्रधानता, ये सारी चीजें राज्य में होनी चाहिए, और राज्य का शासक का एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो होता है अपने राज्य के रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण करना। इस प्रकार प्लेटो ने हजारों साल पहले जो एक आदर्श प्रस्तुत किया, मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में भी उस आदर्श तक राज्यों को पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए और कर रहे हैं, परंतु अभी तक पहुंच भी नहीं पाए। इस प्रकार हम प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यवहारिकता के तत्व भी देख सकते हैं। थैंक यू।